Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए, तो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है आज. एक्टिव पैसिव तो कंप्लीट हो चुका है. नहीं उस अगर बीएसटीसी के हो तो फिर एक्टिव पैसिव को रहने दो. बीएसटीसी में एक्टिव पैसिव नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ जी. तो आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सभी एग्जाम्स में आएगा. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो भी यहाँ बैच है उन सभी में ये आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसको थोड़ा सही ढंग से पढ़ना आप लोग, है ना. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? नरेशन. इनडायरेक्ट स्पीच. इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है नरेशन. नरेशन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को, रिपोर्टेड स्पीच. तो ये तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं, डायरेक्ट स्पीच, नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आप लोग लिख लीजिए, इस चैप्टर का नाम लिख लो फटाफट जल्दी से. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नरेशन और रिपोर्टेड. जल्दी से लिखो, देखो फिर आगे बढ़ते हैं. बीएसटीसी में अब दो टॉपिक बचे हैं, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन. लिख लिया सबने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान देना, देखो when reporter quotes the actual words of the speaker, the sentence is said to be in डायरेक्ट स्पीच. और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. When reporter does not quote the actual words of the speaker and gives the meaning in his own words, but the meaning of the sentence must not be changed. ठीक है, must not be changed. हाँ पढ़ लीजिए, पूजा बहुत अच्छी किताब है केडी कैंपस वाली. नहीं वोकेब नहीं करवाऊंगा मैं, इतना टाइम नहीं है. नहीं उन्होंने भी नहीं करवाया अंजलि, वोकेब कोई नहीं करवाता है, इतना टाइम होता भी नहीं है. ठीक है. अब देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब रिपोर्टर
यानी जब संवाददाता के द्वारा वक्ता की कही गई बात को हूबहू कहा जाए, जब संवाददाता के द्वारा वक्ता की कही गई बात को हूबहू कहा जाए यानी ज्यों का त्यों कहा जाए, तो वह वाक्य कौन सी स्पीच का कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच का। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब संवाददाता के द्वारा वक्ता की कही गई बात को हूबहू कहा जाए, तो वह वाक्य कौन सी स्पीच का कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच का। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि जब संवाददाता के द्वारा वक्ता की कही गई बात को हूबहू न कहा जाकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर से, जब संवाददाता के द्वारा वक्ता की कही गई बात को हूबहू न कहा जाकर यानी ज्यों का त्यों न कहा जाकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, तो वह वाक्य कौन सी स्पीच का कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच का कहलाता है। लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलो ये नोट कर लो अब फटाफट जल्दी से। हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने? अब ध्यान देना, एक मॉडल सेंटेंस के आधार पे हम देखेंगे कि कुछ शब्दावली है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी आई विल गो टू जयपुर टुमारो। अब देखो ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इनमें चार शब्दावली आएगी जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, हर सेंटेंस में वो काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला है वो है रिपोर्टर, फिर है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये चार शब्द हैं। अब देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब से। टुमारो, ठीक है। कथन, कथन कहा जाता है शिव। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो
रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली वर्ब होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली होती है वो वर्ब कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सेंटेंस है तो इसके जो बाहर वाली वर्ब है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और उसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यहाँ पर ही, और ये क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हुई? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली। ठीक है, वर्ब आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। और इस सेंटेंस में कौन सी है बताओ? सेड है। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के आधार पर देखें तो कौन सी है? सेड है। और सेड कौन से टेंस में है भाई? सिंपल पास्ट। तो ये सब हमें पता चल गया। यानी वह वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली है उसको किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। और रिपोर्टर कौन है? तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली, वो जो है वो क्या है? सब्जेक्ट कहलाता है। उसका सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टर कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच तो सेंटेंस इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है, और अंदर वाला सेंटेंस कहां से कहां तक है? तो देखो, आई से लेके टुमारो तक, ये पूरा के पूरा क्या है? ये है रिपोर्टेड स्पीच। इस चैप्टर का नाम भी है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आई से लेके टुमारो तक पूरा का पूरा जो है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और इसमें जो वर्ब दी गई है, यानी वर्ब इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, तो एक है वर्ब आउटसाइड और एक है वर्ब इनसाइड। आई बात समझ में? तो यहां कौन सी है? तो वो है विल गो, विल गो। ये जो वर्ब है ये वाली, ये कौन सी वर्ब है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चार शब्द देखने को हमें मिलेंगे हर सेंटेंस में। ठीक है, तो लिख लो एक बार, फिर वापस समझाता हूं।
हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने। चलिए अब ध्यान देना, देखो अब आप ध्यान से सुनना। ये एक हमने मॉडल सेंटेंस लिया, ही सेड टू मी आई विल गो टू जयपुर टुमारो, ये एक मॉडल सेंटेंस लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 शब्द लिखेंगे, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब सारा खेल घूमेगा इन 4 शब्दों के इर्द गिर्द। सबसे जरूरी है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टर। यानी इस सेंटेंस को अगर देखें तो सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और उसका सब्जेक्ट जो है ही है और इसका ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है, यानी आई से लेके टुमारो तक, ये कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं यही रहेगा हर सेंटेंस में, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस होगा वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो वर्ब दी गई है, यानी इस सेंटेंस के आधार पे देखें तो विल गो है, तो जो वर्ब इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है लिखी गई है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो वर्ब कौन सी है, तो वो है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बताओ समझ में आया सबको या नहीं आया? हर सेंटेंस में ये 4 शब्द आएंगे, हर सेंटेंस में। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई सेंटेंस करोगे तो ये 4 शब्द आपको बोलने ही पड़ेंगे, सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नहीं मॉडल्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, देखो अब रूल्स टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अब हम जो बदल रहे हैं वो क्या बदल रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो रूल्स टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ निशा, यही मतलब होता है, लेकिन अपने मन मर्जी से भी वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है, नमक मिर्ची लगा के, वो वाला मामला हो जाता है। तो पहला रूल क्या है इसका, सबसे पहला नियम क्या होगा बताओ? डायरेक्ट स्पीच का पहला नियम क्या होगा, बोलो जल्दी से। तो डायरेक्ट स्पीच की जो पहचान है, डायरेक्ट स्पीच की पहचान है वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमास है। तो अब हम बदल रहे हैं इन्वर्टेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले जो कार्य करना होगा हमें, तो वो ये है कि फर्स्टली वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास। अब दूसरा, जब कुछ हटाएंगे तो कुछ लगाना भी पड़ेगा, तो सेकेंडली वी हैव टू पुट suitable conjunction, we have to put suitable conjunction according to the kind of या type of sentence। अब देखो ये आपके जो BSTC में है ना काइंड ऑफ सेंटेंस, वो यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा, पूजा ने जैसे पूछा है, ठीक है, यहीं पर क्लियर होगा। अब काइंड ऑफ सेंटेंस कह लो या टाइप ऑफ सेंटेंस कह लो, यानी सेंटेंस के प्रकार के अनुसार हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रकार के अनुसार सेंटेंस का वो जो है कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। सूटेबल कंजंक्शन, सूटेबल कंजंक्शन
अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब वो काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा जो आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। और फिर आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का बोध हो। ठीक है। फिर बात जो आती है वो आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जिनसे दुआ या बद्दुआ का बोध हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआ या बद्दुआ वाले। जब हम किसी को दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, वो वाक्य किस में आते हैं? ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव किसका पार्ट एडवांस इंग्लिश में माना जाता है? एक्सक्लेमेटरी का, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। बोधक वाक्य। चलिए अब लिख लीजिए एक बार, फिर मैं वापस समझाता हूं आपको। हाँ भाई, अब ध्यान देना। देखो, सबसे पहले कार्य हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। सलाह है, आदेश है, सुझाव है। ऐसे वाक्यों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाते हैं इंपेरेटिव। ये तो एक्टिव पैसिव में भी हुआ है। शिव, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी, तो सबसे पहले कार्य किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर कि सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। और दूसरा, अब जब कुछ हटाएंगे तो कुछ लगाना भी तो पड़ेगा, तो वहां सूटेबल कंजंक्शन, तो वहां क्या यूज होगा? सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अब सूटेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? तो वो करेगा काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार, वाक्य का प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? सकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? नकारात्मक वाक्य। तीसरा क्या है? तो वो है प्रश्नात्मक वाक्य। चौथा क्या है? आदेशात्मक वाक्य। ठीक है। क्यों आवाज क्यों नहीं? आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? हाँ तो आ रही है ना आवाज, कहां दिक्कत है? सबको आ रही है, सब हाँ बोल रहे हैं, तो तुम्हारी दिक्कत हो रही है। गौरव, सही से प्लग इन करो।
हाँ जी, तो वाक्य या सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, प्रश्नात्मक हो, आदेशात्मक हो या विस्मयादि बोधक हो, ये दोनों अब किस में आ गए हैं? विस्मयादि बोधक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है हमें, तो सबसे पहले डायरेक्ट की पहचान छीननी पड़ेगी, और डायरेक्ट की पहचान जो होती है वो होती है इन्वर्टेड कॉमास। तो अब क्योंकि इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले हम उसकी पहचान छीनेंगे। पहचान छीन ली हमने, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। अब हटाया तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो वहां हम यूज करेंगे सूटेबल कंजंक्शन। अब ये सूटेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? तो ये वाक्य का प्रकार। तो वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है यहाँ पर सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिनसे दुआ या बद्दुआ का बोध हो। अब देखो, अब ध्यान देना, देखो पहला है काइंड ऑफ सेंटेंस, दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा है कंजंक्शन। हाँ हाँ, अब ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने लिखा था एक अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, और दूसरा हमने लिखा था नेगेटिव यानी नकारात्मक। अब अगर इन दोनों को मिलाकर एक शब्द में कहा जाए ना, तो हम इनको बोल सकते हैं एसर्टिव। क्या बोला जा सकता है? एसर्टिव, या इनको बोला जा सकता है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव कह लो, एसर्टिव कह लो, या अफर्मेटिव नेगेटिव कह लो, बात एक ही होती है। एसर्टिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो, या अफर्मेटिव नेगेटिव कह लो, बात एक ही। अब जैसे देखो, मैंने अगर कहा, अगर मैं लिखूंगा बॉय तो मुझे अलग से गर्ल लिखना है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूं अफर्मेटिव, क्या लिखता हूं मैं? अफर्मेटिव, तो मुझे अलग से क्या करना होगा? नेगेटिव लिखना होगा। ठीक है, तो मुझे नेगेटिव लिखना होगा। लेकिन अगर मैं बॉय बोलूंगा तो गर्ल बोलना पड़ेगा, गर्ल बोलूंगा तो बॉय बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट, क्या लिख दूं मैं? स्टूडेंट, तो आप सामने वाला समझ ही जाएगा कि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो मुझे अलग से लड़का लड़की बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, यानी विद्यार्थी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक साथ बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा? एसर्टिव बोल दूंगा। तो सामने वाला समझ जाएगा कि या तो वाक्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। उसी तरह डिक्लेरेटिव, तो एसर्टिव कह लो या डिक्लेरेटिव कह लो, बात एक ही है। इसका मतलब होता है या तो वाक्य सकारात्मक है या वाक्य नकारात्मक है। बताओ समझ में आया यहां तक या नहीं आया? यानी आप दो शब्दों को एक शब्द में बोल रहे हो। लड़का लड़की तो सीधा स्टूडेंट बोल दो, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। ठीक है, अगर लड़का बोलना है तो अलग से लड़की बोलनी पड़ेगी, अगर लड़की बोलनी है तो अलग से लड़का बोलना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर में सकारात्मक बोलना है तो नकारात्मक अलग से बोलना पड़ेगा, क्योंकि लड़का लड़की नहीं हो सकती, लड़की लड़का नहीं हो सकता। उसी तरह सकारात्मक वाक्य नकारात्मक नहीं हो सकता, नकारात्मक वाक्य सकारात्मक नहीं हो सकता। तो जब इन दोनों को एक शब्द में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट या हम बोल सकते हैं एसर्टिव। अरे हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। अंजलि तुम आगे मत दौड़ो, अभी रुक जाओ, पहले बीच में पंचायती मत करो। जो मैं बता रहा हूं उसको समझो आप।
काइंड ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अगर इनको हमें क्या करना है, एक शब्द में बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव। क्या बोला जाएगा, डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो अगर आपने एसर्टिव बोल दिया तो फिर आपको अलग से अफर्मेटिव नेगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अफर्मेटिव बोलते हो तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना है तो अफर्मेटिव बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात आ गई होगी समझ में। फिर तीसरा जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव वाक्यों का मतलब होता है दुआ या बद्दुआ वाले वाक्य, दुआ या बद्दुआ वाले वाक्य जिनसे किसका बोध हो, दुआ का या बद्दुआ का, दुआ या अभिशाप नाम सुना होगा आपने। तो जिन वाक्यों से दुआ या अभिशाप का बोध हो, दुआ बद्दुआ का बोध हो, तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो कंजंक्शन के रूप में कौन चलेगा, तो दोनों में चलेगा दैट, दोनों में क्या चलेगा, दैट। तो कंजंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम का सेम है दैट, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब चलेगी या तो सेड या टोल्ड। जब बात हो पास्ट की, मैं ये बात पास्ट की कर रहा हूं, ठीक है, तो या तो चलेगी सेड या टोल्ड। और इसमें जो चलेगी तो वो चलेगी क्या, या तो आपने वर्ड सुना होगा ब्लेस्ड। अब सेड टू टोल्ड टू ये नहीं चलेंगे, क्या चलेगा, ब्लेस्ड, वेस्ट या प्रेड। ठीक है, तो ये तीनों तो हुई दुआ के लिए। और अगर आपको बद्दुआ का बोध करवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कर्स्ड। तो ये तीनों किसके लिए, दुआ के लिए, और ये किसके लिए है, अभिशाप के लिए। तो पहले लिखिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको अलग से।
हाँ भाई लिख लिया सब लोगों ने। अब सुनना मेरी बात, सब चीजें छोड़ दो, अब लिख लिया तो एक बार मेरे सामने देखो और मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा कार्य क्या किया जाएगा, जब देखो भाई हम कुछ हटाते हैं ना तो उस जगह हमें कुछ रखना भी पड़ता है वापस, बात आ रही है समझ में, ताकि वो जगह भर सके। तो अब हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास हटाए हैं ना तो उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, उपयुक्त कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उपयुक्त कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब वो कंजंक्शन उपयुक्त है या नहीं है, उसकी उपयुक्तता कौन डिसाइड करेगा, कौन तय करेगा, कौन ये निर्णय करेगा कि कंजंक्शन कौन सा कब आएगा, तो वो करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वो वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे दुआ या बद्दुआ का बोध होता है। फिर हमने देखा पहला काइंड ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव या तो आप अलग अलग बोलो और नहीं तो एक शब्द में बोलना हो, जैसे हम बोलते हैं ना माता और पिता। आप सुनिएगा मेरी बात, माता और पिता, तो माता पिता नहीं हो सकती, पिता माता नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे, अलग अलग। माता माता की जगह है, पिता पिता की जगह है, भाई भाई की जगह है, बहन बहन की जगह है। आई बात समझ में। तो लेकिन जब हम बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में माता जी भी आ जाती हैं और पिताजी भी आ जाते हैं। पेरेंट्स जब बोलते हैं तो अलग से हमें माताजी पिताजी नहीं बोलना पड़ता, हम सीधा बोलते हैं ये मेरे पेरेंट्स है। तो वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ भाई आज जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि हाँ भाई इसके माता पिता ने जो है वो अलाउ नहीं किया होगा, इजाजत नहीं दी होगी। उसी तरह सिबलिंग्स बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो हो जाता है कि भाई और बहन, भाई और बहन, या तो भाई होगा या बहन होगा। जब हम बोलते हैं ना कजिन, तो सामने वाला समझ जाता है कि उसका कोई चचेरा भाई बहन या ममेरा भाई बहन होगी या होगा। उसी तरह जब हमें एक शब्द में बोलना हो ना तो हम बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव, और अगर हमें अलग अलग बोलना होता है तो हम बोलते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव। फिर आता है तीसरा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है जिससे दुआ या अभिशाप बद्दुआ का बोध हो। तो असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन चलेगा दैट, ऑप्टेटिव में चलेगा दैट, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब चलेगी सेड या टोल्ड, और इसमें चलेगी ब्लेस्ड विद प्रेड दुआ के लिए और कर्स्ड अभिशाप के लिए। तो अभी आप जो है वो मेरे साथ पढ़िए कंजंक्शन। आप अभी रिपोर्टिंग वर्ब को एक बार के लिए भूल जाइए। आप देखो, ये देखो कि अगर सेंटेंस कैसा आ रहा है, असर्टिव आ रहा है यानी अफर्मेटिव नेगेटिव, तो उसमें क्या चलेगा, दैट चलेगा। क्या चलेगा, दैट चलेगा, ठीक है। और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो भी कौन सा चलेगा, दैट चलेगा। क्या चलेगा, दैट चलेगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना, तीसरा जो सेंटेंस आ रहा है हमारा वो आ रहा है एक्सक्लेमेटरी। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जिनका जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। अब इनमें जो कंजंक्शन चलेगा वो तो कौन सा चलेगा, दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी क्या चलेगा, दैट। और अफर्मेटिव नेगेटिव में भी क्या चल रहा था, दैट। ऑप्टेटिव में भी क्या चल रहा था, दैट। तो अभी तक तो दैट ही चल रहा है। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब चलेगी तो वो कौन सी चलेगी, तो वो देखो, जैसे वर्ड आता है हुर्रा,
तो ये ऐसे शब्द हैं जो हम अचानक अपनी मन की फीलिंग्स को बताने के लिए बोलते हैं, ठीक है। हुर्रा, हुर्रा किस लिए आता है? तो ये रिप्लेस जो होता है, ये रिप्लेस होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस। जॉय या हैप्पीनेस, ठीक है। यानी कि खुशी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जब हम खुश होते हैं ना, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हुर्रा। क्या यूज करते हैं? हुर्रा। फिर दूसरा जो आता है वो आता है ब्रावो। ब्रावो वर्ड का मतलब होता है जब आपको किसी को बधाई देनी हो, प्रेज करना हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, तो हम यूज करते हैं ब्रावो। तो ये रिप्लेस होता है एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, या आता है अप्लॉज, और इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा, या हम कर सकते हैं एडमायर। इन तीन शब्दों का प्रयोग होता है। और ये जो आता है, ये आता है किसके लिए? किसी की जब हम क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तो हम यूज करते हैं किसका? ब्रावो का। फिर तीसरा आता है अलास। अलास जो आता है वो आता है दुख के लिए या पछतावे के लिए। एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, सोरोफुल, या रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। तो इनका जो प्रयोग होता है वो होता है दुख या पछतावे के लिए। दुख या पछतावा। और लास्ट आता है, जैसे अब इसमें और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे फाई फाई, ये आता है शेम के लिए। किसके लिए? एक्सक्लेम्ड विद शेम, यानी शर्म के लिए। एक्सक्लेम्ड विद शेम। और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो और कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो देखो, आप लोगों ने सुने होंगे, आउच वर्ड सुना होगा, वेलकम सुना होगा, वेल डन सुना होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? हमारा मन की फीलिंग्स को क्या करते हैं? बयां करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चलेगी और इनमें कंजंक्शन ये चलेगा, और सेंटेंस जो है ये है। चलो फटाफट लिख लो ये।
हाँ जी, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग जो है वो पढ़ के आना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 3 सेंटेंसेस हो गए हमारे, 3 नहीं 4 हो गए। देखो, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। यानी कौन कौन से हो गए? अफर्मेटिव, नेगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 हो गए। अब 2 बचे हैं, ये 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने आज पढ़ा है वो पढ़ के आइएगा आप लोग। अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर क्लास में मत बैठना, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।